नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। गांव में प्रधानी का जब चुनाव होता है तो प्रधान बनने की ख्वाहिश रखने वाले भावी प्रधान जी एक पोस्टर छपवाते हैं और पोस्टर वायरल हो जाता है क्योंकि वायदे इतने जबरदस्त किए गए कि हर किसी का दिमाग चकरा गया। पोस्टर पर घोषणा लिखवाई, मुखिया बनते ही पूरे गांव को सरकारी नौकरी, गांव में हवाई अड्डे की सुविधा, प्रत्येक सिंगल युवाओं को बाइक्स और 5,000 रुपए प्रतिदिन भत्ता सीधे खाते में, लड़कियों को फ्री स्कूटी और एक सिलाई मशीन की व्यवस्था, नल जल योजना में पानी की जगह दूध की सप्लाई की जाएगी। अब ये पोस्टर किसी ने मीम की शक्ल में मजाक के लिए बनाए थे या फिर किसी विरोधी ने मौज ले ली, ये तो प्रधान जी ही जाने। ये सारे वायदे तो कोई पूरा कर नहीं सकता, मगर इसमें एक सार छिपा था। सार ये कि नेता चुनाव में बड़े बड़े वायदे करते हैं, बहुत कुछ मुफ्त में देने की घोषणा भी करते हैं, वायदे जो या तो पूरे नहीं होते और अगर होते हैं तो राजकोषीय खजाने पर उसका तगड़ा असर पड़ता है। ये चर्चा अब तक आम जनमानस में हुआ करती थी, मगर अब ये बहस चुनाव आयोग से होते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट किस निष्कर्ष तक पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या दलीलें दी गई, उस पर आएंगे। लेकिन इससे पहले आप याद करिए पीएम नरेंद्र मोदी का 16 जुलाई का भाषण, जिसमें उन्होंने रेवड़ी कल्चर को बंद करने की वकालत की थी और उसके बाद से ये बहस और तेज हो गई। आइए आपको सुनाते हैं उनका ये स्टेटमेंट। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेवड़ी कल्चर को देश के लिए घातक बताया है। मुफ्त की घोषणाओं पर टिप्पणी से परे इसे विरोधियों पर हमले के तौर पर देखा गया। विरोधियों ने भी सरकार की तमाम योजनाओं और वायदों को इंगित कर इसी बयान के बहाने पीएम को निशाने पर ले लिया और इसी मसले से जुड़ी एक याचिका पीआईएल की शक्ल में 22 जनवरी 2022 को बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। मांग की कि चुनाव में मुफ्त उपहार बांटने या वादा करना रिश्वत घोषित हो। मुफ्त के वादे करने वाली पार्टियों की सदस्यता तक रद्द करने की मांग कर डाली और इस तरीके से इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को नोटिस भी जारी किया और इस पर 3 अगस्त की तारीख तक लंबी जिरह चली। 3 अगस्त पर आएंगे जब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने सीधे शब्दों में याचिका का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदारी से घोषणाएं करने वाली पार्टियों पर कार्रवाई का मसला चुनाव आयोग पर छोड़ा जाना चाहिए। और यहां पर भी सीनियर वकील और सपा सांसद कपिल सिब्बल ने सलाह दी कि मुफ्त की घोषणाओं के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और इस पर चीफ जस्टिस रमन्ना कहते हैं कि मिस्टर सिब्बल, डू यू थिंक देयर विल बी अ डिबेट इन द पार्लियामेंट? विच पॉलिटिकल पार्टी वुड डिबेट? नो पॉलिटिकल पार्टी वुड oppose freebies these days. Everyone wants freebies. Ordinary citizen pay taxes on the belief that their money would be used for progress. मतलब ये कि आम नागरिक इस विश्वास पर टैक्स चुकाते हैं कि उनके पैसे का इस्तेमाल प्रोग्रेस के लिए किया जाएगा।
लंबी बहस ज़रा चलती है और इस दौरान चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी बड़ी अहम रहती है। वो ये कि सिर्फ अमीरों को ही सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अगर बात गरीबों के कल्याण की है तो इसे समझा जा सकता है, पर इसकी भी एक सीमा होती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सैद्धांतिक रूप से केंद्र के साथ सहमत ही नजर आया। यह भी कहा गया कि माइंडलेस फ्री बीज यही नहीं रुकी तो भारत एक आर्थिक आपदा की ओर बढ़ जाएगा। अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने के लिए किसी कमेटी का गठन भी करेगा। हम ये कहेंगे कि राष्ट्रवाद यानी कि देश से बढ़कर कुछ होता नहीं, और आज जब बात इस पर होगी कि चुनावों में फ्री वाली खतरनाक पॉलिटिक्स ये क्या है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी इस टॉपिक पर अपनी राय जरूर दें। हालांकि इससे पहले टेलीविजन स्क्रीन पर आप सवाल देख ही चुके हैं, एक बार फिर से आपके सामने वो सवाल रखेंगे ताकि आप इस वक्त जो ये विषय जिस पर एक चर्चा थोड़ी ही देर में हमारे खास मेहमानों के साथ आप देखेंगे, उस पर आप भी अपना पार्टिसिपेशन दें और अपने विचार इस फ्री बीज कल्चर को लेकर दें कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। आपको ये क्या लगता है कि ये देश के लिए खतरनाक है या नहीं। हम अमीरों और गरीबों दोनों के पर्सपेक्टिव से इस पर आज एक डिस्कशन करना चाहते हैं और चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी इस डिस्कशन में अपना पार्टिसिपेशन जरूर दें और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। सवाल यह है कि रेवड़ी कल्चर खतरनाक किसी भी देश के लिए क्यों होता है? जब बात देश भारत की हो तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मुफ्तखोरी की सियासी परंपरा कब और कैसे खत्म होगी? सवाल यह है कि ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या पार्टियां मुफ्त उपहारों के सवाल पर बहस करना भी चाहेंगी? कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो इस पर इंटरेस्टिंगली डिबेट के लिए तैयार हो जाएगी? जहां तक बात जब हम पॉलिटिक्स की करते हैं, भारत सरकार की करते हैं, इसे गंभीर मुद्दा मानती भी है या नहीं, या सिर्फ मंचों पर तक ये बात सीमित रह जाती है? रेवड़ी कल्चर से कैसे हो रहा है अर्थव्यवस्था को नुकसान, इस पर भी आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हम दो तरीके से इस पूरे कहें मसले पर चर्चा करना चाहेंगे कि रेवड़ी कल्चर जो है वो है क्या, जनता को आखिर मिल क्या रहा है जिसे आज ये रेवड़ी कल्चर का नाम दिया गया है। क्या है ये रेवड़ी कल्चर? क्या रेवड़ी कहना भी इसे एक्चुअल में क्या सही है? गरीबों को जो आज तक कई सुविधाएं सरकार की ओर से मिलती रही हैं, क्या हम उसे रेवड़ी कल्चर कहेंगे? और यदि वो खत्म हो जाती हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपनी टिप्पणी देता है, तो फिर आगे क्या रह जाएगा? अमीर अमीर बनते रहेंगे और गरीबों का क्या? इस रेवड़ी कल्चर की टर्म को समझना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाहेंगे कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करें, इस फोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें, अपनी बात हमारे साथ शेयर करें और प्रोग्राम का हिस्सा बने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रीट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रीट टॉक मेरे साथ, और आज हम बात करें मुफ्त की सियासत देश के लिए आफत। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये भी है कि देश के लिए एक तरफ इसे खतरनाक कहा जा रहा है, डेंजर कहा जा रहा है, और यदि अब इसे खत्म नहीं किया गया तो आगे जाकर और दिक्कतें आएंगी। सिचुएशन कैसी होगी? पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे जो कर्ज में फिलहाल अभी डूबे हुए नजर आते हैं। ये सब हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट फाइनेंस एक रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट भी सामने आई थी। हालांकि ग्राफिक्स के माध्यम से उसके आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम रखेंगे जरूर, और वहां से हम कुछ ना कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पर सरकार ने सीधे तौर पर संसद में भी ये टिप्पणी की थी कि ज्यादातर जो राज्य है वो किस तरीके से कर्ज के जाल में अभी डूबे हुए नजर आते हैं। तो स्थिति खराब है और ऐसे में इस फ्री बीज कल्चर को खत्म करना ये आज के समय की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर हम इसे पॉलिटिकली तरीके से जब हम समझने करते हैं, हम इसे सोशली तरीके से जब समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो रेवड़ी एक नाम दे देना ये किस हद तक सही है? क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ पब्लिक कमिटमेंट्स जब किया जाता है सरकार की ओर से पब्लिक के लिए, तो वो जो कमिटमेंट्स होती हैं उनको पूरा करना होता है। क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास, एक विश्वसनीयता को देखकर जब वोटर जो है वोट देते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी को, एक नेता को, तो उन कमिटमेंट्स के चलते ही करते हैं ताकि उनकी अपनी जगह पर, उनके अपने फील्ड में डेवलपमेंट्स हों, उनकी अपनी निजी लाइफ में डेवलपमेंट्स हों। और जब ये कमिटमेंट्स जिनको आज रेवड़ी कल्चर कहा जा रहा है, यदि ये खत्म हो जाता है तो फिर ऐसे लोगों का क्या, इन कमिटमेंट्स का क्या?
ये तमाम जो चीजें हैं जो अभी फिलहाल चलती है, चाहे मिड डे मील की बात आप कर लें, चाहे गर्भवती स्त्रियों को मिलने वाला जो एक कहें फैसिलिटीज होती हैं, वृद्धावस्था पेंशन हो, लड़कियों की शिक्षा को लेकर बात हो, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और बेटर करने की बात हो, ये तमाम जो चीजें हैं, ये जो योजनाएं होती हैं वो उनके बेटरमेंट के लिए होती हैं। तो इसे रेवड़ी कहना किस हद तक सही है? कुल मिलाकर हम पॉलिटिकली और सोशली और साथ ही साथ इकोनॉमिकली इन तीनों पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आज मेरे साथ प्रोफेसर विनोद चौधरी जी, जिन्हें कई बार इन्हें बहुत सारे मसलों पर बातचीत करते हुए आपने सुना है टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ। प्रोफेसर विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट और इसके साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी। बहुत बहुत स्वागत है विनोद सर आपका। और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी नुकसान, क्योंकि इससे पहुंचेगा आने वाले टाइम में स्थिति खराब होगी, लेकिन कैसे खतरनाक है ये फ्री बीज कल्चर, हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर अपनी ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी भी मौजूद हैं। इकोनॉमी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और ऐसे में इकोनॉमिकली हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डेंजर है किसी भी देश के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि जैसा प्रोग्राम की बेहद शुरुआत में भी हम कह रहे थे कि ये जो रेवड़ी टर्म है ना, इसको समझने की सबसे पहले जरूरत है। आप इस पर प्लीज थोड़ा सा अपना टेक दीजिएगा। देखिए, कुछ टर्म को इस तरीके से कॉइन किया जाता है ताकि जनता के दिमाग में एक इंप्रेशन जाए कि लोगों को फ्री में कुछ बांटा जा रहा है। हाँ। असल में वो फ्री में नहीं बांटा जा रहा है, वो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। और कुछ नेता और कुछ पार्टियां अपनी सहूलियत के मुताबिक उन टर्म्स को इस्तेमाल करती हैं ये जताने के लिए कि बाकी लोग, बाकी नेता, बाकी पार्टियां गलत है, वो सही है। फ्री बीज जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों को डायरेक्ट कंप्यूटर बांट रही है, मोबाइल फोन बांट रही है, जो लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं, वो गलत है। इस तरीके से डायरेक्ट सामान आप नहीं बांट सकते हैं जनता में। आपको असल में क्या करना चाहिए और अभी हो क्या रहा है। जैसे फ्री बीज की बात करें, सबसे बड़ी फ्रीबी है नेताओं की पेंशन। 4 साल सर्विस करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी सोशल सर्विस है, और उसके बावजूद उनको 11-11 पेंशन मिल रही है। बादल साहब का आपके पास सामने एग्जाम्पल है। तो एक टर्म का एक पेंशन समझ में आता है, लेकिन अगर 10 बार कोई नेता सांसद बन गया या मंत्री बन गया या कुछ भी बन गया, तो उसको 10 बार पेंशन मिलेगी। जबकि बाकी लोग इवन बेल्ट वाली सर्विस में, आप जो हमारी नौकरियां जैसे बीएसएफ है या बाकी जो सर्विसेज है, उनको पेंशन नहीं मिलती है, जबकि वो बॉर्डर पे जाके सीने पे गोली खाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि उनको शहीद का दर्जा तक नहीं मिलता है, लेकिन नेताओं को सब कुछ मिलता है। इसको बोलते हैं फ्रीबी। और जो वर्ल्ड बैंक कॉर्पोरेट के द्वारा जो पॉलिसी बना के हमें यहाँ पे बेची जाती है और सरकारों के द्वारा लागू करवाई जाती है, जिसमें लाखों करोड़ की सब्सिडी जो है कॉर्पोरेट कंपनियों को दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है असली फ्रीबी। अगर आप उनको कंपेयर करेंगे जनता को बांटे गए साजो सामान से, तो वो बहुत कम होता है। तो असल में क्या है कि एक ऐसे टर्म को कॉइन करके जनता के बीच में छोड़ दो, जिससे अमीर गरीब की जो बढ़ती हुई खाई है, उसमें जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो सोचे कि गरीबों को सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है और वो उसको डिजर्व नहीं करते हैं और वो उनके दिए गए टैक्स के पैसों से जाते हैं। तो इस तरीके से जनता को आपस में फूट डाल के, आपस में फूट डालो राज करो वाला सिस्टम एक बार दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। प्रोफेसर कुलविंदर जी, मैं इसी पर आपका जो नजरिया है, ओपिनियन है, ये लेना चाहूंगी, क्यों डिस्कशन की शुरुआत हो चुकी है। रेवड़ी कल्चर बोलकर, रेवड़ी बोलकर क्या आपको भी नहीं ऐसा लगता है कि एक सोशल नीड्स को लगातार खारिज किए जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? हमारे देश में फ्री बीज कल्चर ये क्या है? जी जी जी, पर्टिकुलरली यदि हम देखें ना, इसको इकोनॉमिकली यदि देखें, तो इकोनॉमिक्स तो फ्री राइड प्रॉब्लम पे आके रुक जाती है। पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करवानी होती है तो गवर्नमेंट कुछ इवन वो कंट्रीब्यूट करती है, इवन देयर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। कुछ लोग उस पब्लिक गुड को फ्री में यूज कर जाते हैं।
बट जो अभी प्रॉब्लम आ रही है जो इसको कह के मतलब डिनोट करके इसको रख लेना और लोगों में एडवर्टीज कर देना वो ठीक नहीं है, क्योंकि फ्री फील्ड की अपनी है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। बट जब सिचुएशन आपकी कैसी है, व्हेन यू हैव आर्मी ऑफ पुअर पीपल, ओके, and you don't want to remove that particular kind of जो distortion पैदा हो गया इकोनॉमी में जी। तो जब वो रेवड़ी की जगह मैं इसको बोलूंगा कि ये लॉलीपॉप कल्चर है। सपोज 1932 में जब इंडिया में इंटेलेक्चुअल मांग रहे हैं कि आप हमें डबल इलेक्टोरल सिस्टम इंप्लीमेंट कर दो, तो वहां पे आपको रिजर्वेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक। So rather there is a need to restructure the economy। तो इकोनॉमी में जो बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे विनोद जी ने भी कहा कि if I take the case of मैं पंजाब का ही केस को, पंजाब में फ्री फीस कितने की बांटी जा रही है? राइट। 10 से ज्यादा 20 करोड़ की, 20,000 करोड़ की जी। और यदि हम देखें कि एट नेशनल लेवल बैड लोन्स कितने के पे हो गए हैं? राइट। 10 लाख के। तो 10 लाख करोड़ इज 5% ऑफ जीडीपी एंड फ्रीबीज आर नथिंग कंपेयरिंग टू दोस बैड लोन्स। तो दिस इज फॉर जस्ट टू सेटिस्फाई दोस पीपल। गरीब को सिर्फ करवाने का तरीका है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, इट इज कम्प्लीटली पॉलिटिकल काइंड ऑफ इंटरवेंशन। फ्री बीज से हमें दूर जाना चाहिए, बट फ्री बीज अकेली कदम नहीं करनी चाहिए। फ्री बीज के साथ जो ये बैड लोन वेवर का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी कोई लॉ बनना चाहिए। जो कंसिस्टेंटली जो फ्रॉड्स हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, लोग पैसा लेके भाग रहे हैं, राइट। तो उसके स्पेसिफिक लॉ और जो क्रिमिनल है जो पॉलिटिक्स, तो सिस्टम में एक पार्ट टाइम मूवमेंट है लोगों को सिर्फ खाना देने का। ठीक। वो सांस लेते रहे। तो इट इज नथिंग मोर देन लॉलीपॉप कल्चर। हम इसको रेवड़ी भी नहीं कह सकते। ठीक। बिल्कुल। रेवड़ी इज अगेन अ स्वीट। या। तो इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं। तो इकोनॉमिकली इट इज अनवाइबल, बट पॉलिटिकली जैसे इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, दिस सीम्स टू बी जस्ट रादर देन आप रेवड़ी बांट रहे हैं, वो इसको वो डेरोगेटरी लैंग्वेज में नहीं जाना चाहता कि कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है। मैं इस पर हालांकि ये जो रेवी टर्म है, इस पर दोनों का मैं टेक लेना चाहती थी, क्योंकि छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक में जाने से पहले क्योंकि मैं फटाफट से वो स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जरूर रखना चाहूंगी कि किस राज्य में अपनी जीएसडीपी की कंपैरेटिवली कितना कर्ज है, आपको बताते हैं। राजस्थान में आप जीएसडीपी का ये आंकड़ा देखें तो 39.5% ये इतना कर्ज है। बिहार में 38.6% का कर्ज, केरल में 37% का कर्ज, यूपी में 34.9। आप अगर देखें तो हर कोई जो है, हर एक का कर्ज का जो एक आंकड़ा है, फिगर है, वो 30 के पार जाता है। पश्चिम बंगाल में 34.4%, झारखंड में 33%, आंध्र प्रदेश में 32.5% और मध्य प्रदेश में जीएसडीपी का 31.3% इतना कर्ज है, और हरियाणा में 29.4। तो ये राज्य जो है वो अपनी कुल कमाई के लगभग 1/3 कर्जे में है, यानी जितना कमाते हैं उसका 1/3 कर्ज। और भारी कर्ज में डूबे इन राज्यों पर देश का कितना पैसा खर्च होता है वो भी हमें जानने की आज के समय की जरूरत है। और ये जिक्र जो है वो आरबीआई की रिपोर्ट में किया गया था, और देश में कुल खर्च का 50% हिस्सा इन 10 राज्यों पर खर्च होता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, #फ्रीबीज कल्चर की आज बात हम यहां पर कर रहे हैं, और दोनों प्रोफेसर्स का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर विनोद जी, क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट की बात इससे पहले हमने की,
16 जुलाई को दरअसल पीएम का एक स्टेटमेंट आता है, यदि आपने भी वो स्टेटमेंट जरूर सुना होगा, और 16 तारीख को आता है और उसके बाद ठीक 11 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर तस्दीक कर देता है। ऐसा लगता है कि रेवड़ी जो कल्चर जिसकी आज बात की जा रही है ना, ये चिंता का विषय नहीं है। पहले पीएम कहते हैं या सरकार का कोई मंत्री कुछ बोलते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मसला चला जाता है, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। रेवड़ी बोलकर जनता का जो हक एक्चुअल में उन्हें मिलना चाहिए, उसी को ही रोकने की आज कोशिश की जा रही है। जी, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि एक बड़ा सा केक है, मान लीजिए कि 10 किलो का केक है, उसमें से एक चम्मच केक निकाल के करोड़ों लोगों की तरफ फेंक दिया जाता है कि इसमें से चाट लो जिसके हिस्से में जो आता है, और बाकी जो 10 किलो का केक है उसमें से 9 किलो केक मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के मुंह में डाल दिया जाता है और उनको थाली में सजा के दे दिया जाता है कि ये तुम्हारे लिए फ्री बीच है, ये तुम्हारे लिए रेवड़ी है और इसको आप इंजॉय कीजिए, हमें इसके बदले में इलेक्शन के टाइम पे फंडिंग दे दीजिए। आप सिंपल डेटा पे जाइए, आप पॉलिसी पे जाइए, किन कॉर्पोरेट कंपनियों का पिछले 5 साल 10 साल के अंदर कितना मुनाफा बढ़ा है और उनका साइज कितना बड़ा हो गया है। दूसरी तरफ जनता की पॉकेट की तरफ जाइए, 95% कल से मैंने डेटा 90% भारतीय जनता की जो मंथली इनकम है 25,000 रुपए से कम है। यहाँ पे कुपोषण का रेट देखेंगे तो 60% के करीब भारतीय कुपोषण के शिकार हो गए हैं। उनकी थाली से खाना गायब होता जा रहा है। एक तरफ गरीब आदमी खाना खा रहा है तो उसके साथ में सरकार बैठ के जीएसटी का टुकड़ा मांग रही होती, वो है असली फ्रीबी, वो है असली रेवड़ी। एक गरीब आदमी सूखी मिर्च रोटी खा रहा है, उसमें से भी सरकार बोल रही है कि मुझे जीएसटी चाहिए। कफन को भी नहीं बख्शा गया है, उसमें भी जीएसटी लगा दिया गया है। तो एक गरीब से गरीब आदमी की जेब से पैसा निकाल के अमीरों को पैसा ट्रांसफर करने की जो पॉलिसी है, उसको छिपाने के लिए ये सब रचा गया है। और मैं केवल इस गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता हूँ, ये सारी गवर्नमेंट एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे कांग्रेस के राज में देख लीजिए, वो भी धीरे धीरे कर रही थी, इन्होंने रैपिड कर दिया है, बस फर्क इतना है। दूसरा, इनकी पॉलिसी पे जाइए, डेटा पे जाइए, पॉलिसी सारी की सारी आपको नजर आएंगी कि वर्ल्ड बैंक डिक्टेट कर रहा है और उन पॉलिसीज को इंडिया में लागू किया जा रहा है, और वो सारी की सारी पॉलिसी कॉर्पोरेट की जेब को मोटा करने के लिए है। और ये जो इसके पीछे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जनता की जेब में पैसे नहीं है, जनता के पास ढंग का खाना नहीं है, ढंग की एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के मामले में ले लीजिए आप, कम से कम 12 से 15 लाख टीचर की पोस्ट खाली पड़ी है हमारे देश में। लेकिन हरियाणा में पॉलिसी क्या बनती है, अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकार आपके बच्चे की फीस देगी, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो आप अपने बच्चे की फीस देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, सरकारी स्कूलों को जितना जल्दी हो सके बर्बाद कर दीजिए और फिर मुट्ठी भर नेता या कॉर्पोरेट या जो भी ऑलरेडी खिलाड़ी हैं एजुकेशन की दुनिया में, वो आके आपको प्राइवेट एजुकेशन स्कीम देना चालू कर दे। दूसरी तरफ आयुष्मान भारत एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई गई थी, उसका रिजल्ट देख लीजिए कि धीरे धीरे हम आपको कहीं पे भी इलाज करवाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में, हम आपको उसके बदले में इंश्योरेंस देंगे। इंश्योरेंस देते देते क्या हो गया है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे बर्बाद हो गई, क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूशन को पैसा नहीं मिल रहा है, सरकारी इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर नहीं है। मैं कम से कम 50 हॉस्पिटल विजिट कर चुका हूं जहां पे कोई एक नर्स बैठी है, कहीं पे एक डॉक्टर है, जहां पे 10, 12, 15 होने चाहिए। और धीरे धीरे सरकारी हॉस्पिटल का हालत ये हो गया है कि वहां पे कोई जाना ही नहीं चाह रहा। जो इतना गरीब आदमी है कि कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो वहां पे जाता है। अभी पंजाब गवर्नमेंट का और पीजीआई का एक चला था कुछ दिन कि उन्होंने 100 करोड़ रुपया समथिंग आयुष्मान भारत का नहीं दिया है, इसलिए पीजीआई पंजाब के लोगों का इलाज नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसी फिक्स कर रहे हैं जिससे आपके हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा, वो कॉर्पोरेट के हाथों में चला जाएगा, प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, और जनता को जो अच्छी सुविधाएं कम से कम पैसे में, नामात्र पैसे में मिल रही थी, वो सारी उनके हाथ से छिन जाए और वो छिन गई लगभग। इसी तरीके से डॉक्टर बनने के लिए हमारे स्टूडेंट विदेश में क्यों हैं? विदेशी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे क्यों नहीं पढ़? क्या हमारे पास अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे कॉलेज हमारे पास नहीं हो सकते हैं, क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, राइट। असल में क्या किया जा रहा है, रेवड़ी के नाम पर इस तरीके से मुद्दे उछाले जा रहे हैं ताकि जनता को लगे कि बहुत कुछ गरीबों को फ्री में बांटा जा रहा है, लेकिन असल में पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है कि
अरबों लोगों से पैसे छीन के मुट्ठी भर कॉर्पोरेट की जेब में डाले जा रहे हैं। उन कॉर्पोरेट का नाम सब प्रोफेसर कुविंदर सिंह, मैं आपसे आपके पास लौटूं क्योंकि वित्तीय पक्ष को जानना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपने आंकड़ों की भी इससे पहले कुछ बात की थी, पंजाब का आपने जिक्र किया था। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी कि खत्म इसे नहीं किया रेवड़ी कल्चर को तो स्थिति बिगड़ेगी। आज सभी राज्यों पर हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जैसा वो हम ब्रेक में जाने से पहले एक आंकड़ा रख रहे थे। यदि करों का, टैक्सेस का अधिकांश हिस्सा मुफ्त उपहारों पर खर्च होगा तो तब विकास की अपेक्षा जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। सिस्टम जब तो दो साइड्स होती हैं इकोनॉमिक्स में, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। तो यदि हम पॉलिसी को लेना, गवर्नमेंट की पॉलिसी को ले तो सारा पैसा सप्लाई साइड को दिया जा रहा है। हाँ। और डिमांड साइड को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। और डिमांड साइड को यदि दिया जा रहा है तो उसको एडवर्टीज रेवड़ी कल्चर कह के किया जा रहा है। ठीक। यदि हम कंपेयर करें कि 10 लाख करोड़ वर्सेस 1 लाख करोड़ भी नहीं है। यदि आप रेवड़ी कल्चर में देखिए कितना पैसा जा रहा है उधर, तो 1 लाख करोड़ भी नहीं जा रहा। 10 लाख करोड़ रुपए का हमने वेव ऑफ कर दिया। और वो 10 लाख करोड़ रुपए का वेव ऑफ किसको किया? सिर्फ 100 बायर्स हैं, बोरोवर्स हैं, सॉरी, वो 100 बोरोवर्स को ही बार बार लोन दे रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं। इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई साइड का बैलेंस बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। एंड उसको इवन जिसको कह रहे कि रेवड़ी कल्चर है, दिस रेवड़ी कल्चर इज मेकिंग बैलेंस। ये रेवड़ी कल्चर, आपने भी कहा है अभी, ये रेवड़ी कल्चर लोगों का राइट नहीं है, उस राइट से बहुत ही कम है। जितना पैसा हम सप्लाई साइड में दे रहे हैं, हमें कम से कम उतना पैसा तो डिमांड साइड में देना चाहिए। राइट। बिल्कुल। प्रॉपर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल परमानेंट हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब, हाँ, मैं माफ कीजिए, यहाँ पे रोकना चाहूंगी। कॉलर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम उन्हें सुन लेते हैं। मैं चाहूंगी कि फिर उस पर भी आप अपना नजरिया जरूर रखिएगा। हेलो। हेलो, नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। काफी लंबे अरसे बाद आपको सुनूंगी मैं। धन्यवाद कीजिए, आपने मेरी कॉल पिक की और ऐसे मुझे वाकफ किया, एनकरेज किया। मैं आपका आभारी हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी जैसे मौका होगा, मैंने सोचा तो चलिए, जो हो गया नहीं, आपको सुनना तो हमेशा अच्छा ही था। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे कॉल किया। तो जो हुआ है मुझे उसको भी बताते हुए खुशी हो रही है। जो हुआ है, मैं आई एम हैप्पी विद दैट। तो मैं राजी हूँ। चलिए सर, जल्दी से अपना ओपिनियन रखिएगा। हाँ जी जी, मैं इसमें देखिए कीजिए, इसमें बात रखता हूँ कि ये हम पहली बार यहाँ ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब ये पहली बार भी इलेक्शन हुए थे ना दिल्ली के, तो केजरीवाल ने ये स्टार्ट किया था। तो तब भी उसने कहा था कि मैं बस की टिकट फ्री कर दूंगा, कुछ बिजली फ्री कर दूंगा, ऐसा तब भी कुछ कहा था। और तब भी बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। और सपोर्ट क्या किया कि रादर वो तो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत गया। और मैं आपको बताऊं, आई वॉज द ओनली पर्सन कि जब ये डिबेट हो रही थी तो मैंने बोला था कि ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने तब एक एग्जांपल दी थी JFK की। मैंने कहा जब वो JF कैनेडी ने ये किया था तो उसने बोला था कि ये मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, ये कहिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये मैंने तब बोला था। और ये इतना ये घातक है, ये इस पे बहुत ज्यादा डिटेल से बोलने की जरूरत है, ये लोगों को बताने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बोल ही सकता हूँ ना एक पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ तरह तरह के पॉइंट्स लेकर इस तरह से खिचड़ी बना दी जाती है कि आप किसी को भी बोलना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा एक पॉइंट पर ही पहले रखता हूँ, शायद उससे थोड़ा सा कुछ तो होगा। अब देखिए कि कैसे हम कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर, देखिए हम जो खर्च करते हैं वो अपने इनकम को देख के करते हैं, ना कि
किसी और चीज एक हमारे पास चीज पैसा ही नहीं है तो हम खर्च कहाँ से करेंगे? तो जब भी हमने अपने घर में भी खर्च करना है तो हम अलॉट करते हैं, थोड़ा इसके लिए, थोड़ा उसके लिए, थोड़ा उसके लिए, तो तभी ये घर ठीक से चलता है। लेकिन अगर हम एक कोई कह दें कि जी हम जैसे अब इन्होंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन फ्री कर रहा हूँ, स्कूल बना रहा हूँ, बिजली कर रहा हूँ, यार तुम बना तो दोगे दोस्त, और अरे भाई वो पे कहाँ से करोगे? यहाँ तो कहो ना मेरे बाप ने $2 बिलियन, $4 बिलियन, मैंने पिछली बार भी यही एग्जांपल कोट किया था कि है तो मैं आपको सेवा कर रहा हूँ, मुझे क्या इतराज है? बिल्कुल जरूर करो, बिल्कुल गरीबों को दो। लेकिन अगर आप हमारे ही टैक्स मनी से और हमें ही वो पे कर दोगे तो वो नुकसान हो जाएगा। उसका फायदा क्या? आप ये पूछिए। हाँ जी, अब सवाल है कि वो कैसे नुकसान है? वो तो हमें सड़कें बना रहा है, वो तो ये कर रहा है। देखिए वो सड़कें तो बना रहा है, लेकिन जो अदरवाइज जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जो वो उससे वो भाग रहा है, उस पर वो बोल नहीं रहा है। आपके बच्चे स्कूल कौन सी सड़क पे चल के जाएंगे, कौन सी बिल्डिंग में जाके वो पढ़ेंगे, और उनको टीचर कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ थिंग्स वर्क ऑन इट। सिर्फ आप ये कह दे कि मैंने स्कूल बना दिए, ये इस तरह से ये इतना झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं कि वो बहुत नुकसानदायक है। फिर अब भाई अगर आप सारा खा ही जाओगे, भाई इसको भी खिला दो, उसको भी खिला दो, वो भी गरीब, ये अमीर थोड़ा सा खा गया, वो बॉर्डर पे आ गया तो मैं चीन खा जाएगा भाई, उसको कौन पर रोकोगे? फिर कहोगे हमें विश्वास नहीं है, वो गलवान पे वो आगे आ गया, वो कौन देखेगा? तो हमें देखिए दिस इज अ ब्रॉड लाइन है, सिर्फ एक पे हम नहीं चल सकते। और फिर सिर्फ यही नहीं, मैं और भी इससे भी आगे जाना चाहता हूँ। देखिए आपने तो कह दिया क्या ये रेवड़ी कल्चर में हम बांट रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अरे आप तो कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा उसको रेवड़ी दे के बटर चिकन खुद खा रहे हो, उसका कौन जवाब देगा? उसका तो तुम बोल नहीं रहे हो। तुम्हारे मिनिस्टर जेलों में है, आगे जाने वाले लाइनों में तैयार है, यार उसका भी कुछ बोल दो। तो दिस इज अ वाइडर इफेक्ट। मुझे पूरा टाइम लग जाएगा अगर मैं सच में बोलूंगा। नहीं बिल्कुल क्योंकि हाँ मुझे छोटा सा ब्रेक भी लेना है भास्कर जी। हाँ, और मेरे ख्याल से हमारे जो एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस पर टिप्पणी जरूर करेंगे जो आपने कहा है। थैंक यू सो मच भास्कर जी, ऐसे ही जुड़े रहिएगा जॉस हिंदी के साथ। फिर कभी और ज्यादा दूसरी लाइन बताऊंगा जो ये बोल नहीं रहे हैं। वो जो देश के लिए घातक है, हमारे आपके लिए, ये कंट्री के लिए घातक है। वी डोंट वांट दैट। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी कीजिए, आपने मेरी कॉल ली और मुझे सुना। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू सो मच। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और वक्त हमारे पास कम, इस वक्त हमारे साथ दो प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं क्योंकि कुलविंदर सर यहाँ पर हालांकि अपनी बात रख रहे थे जब सवाल ये किया गया था कि क्यों ये सिर्फ राज्य सरकारों का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। प्लीज प्रोफेसर कुलविंदर जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। ये जो जिसको इस चीज को हम रेवड़ी करके लोगों को बता, रेवड़ी नहीं है, दिस इज रिस्पांसिबिलिटी। और अभी जो भास्कर जी ने कहा कि इसको एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, इतना नहीं लोगों में जाके गीत नहीं गाने चाहिए कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट को ये देना चाहिए। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ जाती है जब स्टेट फेल हो जाती है लोगों को रिसोर्स एलोकेशन करने में थ्रू द सिस्टम। जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जब वो फेल कर दिया आपने, वहां आपने एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं करी, तो आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि कम से कम लोगों को खाना तो दे दें। ठीक है, तो ये रेवड़ी नहीं है, दिस इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और इसको बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। और यदि आप इसको कंपेयर करें वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से, क्या यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया जा रहा? क्या वहां पे फैसिलिटीज नहीं दी जा रही? हाँ, वहां पे ट्रांसपोर्ट वाला अलाउंस नहीं दिया जा रहा, दैट्स फाइन। इफ कंपेयर, यदि हम कंपेयर कर लें अपने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को यूएस से या यूके से या पूरे यूरोप से, जी, हम तो 1% भी देते हैं उसका। ओके, तो रेवड़ी दिस रेवड़ी इज स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। उसकी एडवर्टाइजमेंट करके पॉलिटिकल माइलेज दे लोगों का ध्यान किसी और करने की कोशिश है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पे क्या चाहिए? और क्या किया जाना चाहिए? हाँ,
क्या किया जा सकता है फिर, क्या होना चाहिए? कल हम कहेंगे कि एजुकेशन पे जो खर्च हो रहा है वो भी रेवड़ी है, हाँ जो हेल्थ पे जो खर्च है वो भी रेवड़ी है। जी तो जी रेवड़ी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो को सही करे, एग्जैक्टली या फिर अलाउंस दे। अब these revenues and allowances are part of arrangements, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट को करेक्ट करना पड़ेगा। आपकी मार्केट में डिस्टॉर्शन है, क्या डिस्टॉर्शन है तो समझ लें, डिस्टॉर्शन आ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी कम सर्विस की ट्रांसफर हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए कोई मिनिमम प्राइस ही नहीं है, वो मिनिमम प्राइस अपनी कॉस्टिंग प्राइस पे दे। और सर्विस सेक्टर में पैसे खूब मैं अपना 4 घंटे लगा रहा हूँ तो एक रुपये से 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। व्हाट इज द सिस्टम? तो वो सारा अब गुप्ता जी ने कहा है कि जो एमपीस है 4 पेंशनें मिल रही हैं, क्यों? वाई? क्या चल पूरे नहीं हमारी इसमें क्रिमिनल क्यों है? एमएलए एमपी मेजॉरिटी क्रिमिनल्स है, क्यों है? बैड लोन्स क्यों दिए जा रहे हैं? अभी तक एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे में, एम्प्लॉयमेंट जाइंट है, जाइंट प्रॉब्लम। तो चिंता का विषय सिर्फ रेवड़ी नहीं है जिसकी बात आज सरकार भी कर रही है या कोर्ट भी कर रही है। चिंता के विषय ये है जिस पर आज जिक्र हो रहा है। प्रोफेसर विनोद जी, हाँ जी जी सर। बिल्कुल भी रेवड़ी नहीं है, दिस इज रिस्पांसिबिलिटी, और इसको रेवड़ी कह के एडवर्टीजमेंट करके पॉलिटिकल माइलेज ली जा रही है। प्रोफेसर विनोद जी, आप कुछ कह रहे थे इन बिटवीन। जी, जैसे एक कॉलर बात कर रहे थे, मैं उसको रिस्पॉन्स करना चाहूंगा। हाँ जी। कि पीजीआई चंडीगढ़ के सामने हर रोज फ्री में पूरी सब्जी बढ़ता है, उसको खाने के लिए कौन लाइन में लगा होता है? हम टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के सामने रहते हैं, हमारे सामने बढ़ती है, हम तो नहीं जाते हैं। वहां पे वो आदमी जा रहा है जो असल में नीडी है, जिसको असल में जरूरत है। क्या बोलेंगे उसको कि तुम्हें फ्री में हम रेवड़ी बांट रहे हैं? आप उसको जिंदा रहने भर का कुछ दे रहे हैं, दैट्स इट। और वो आपकी नाकामी की वजह से गरीब है, वो आपके सिस्टम और आपकी पॉलिसी और आपके निकम्मेपन की वजह से गरीब है, क्योंकि आपने सारा पैसा सिस्टम से खींच के मुट्ठी भर कॉर्पोरेट की जेब में डाल दिया है ताकि वो आपको इलेक्शन के टाइम पे फंडिंग कर पाए। अगर इतनी ही हिम्मत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड बीजेपी, तो वो क्यों नहीं बोलते कि हमारी जो फंडिंग आ रही है हम उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे? क्यों वो छिपा के फंडिंग ले रहे हैं? एक और आपको मीडिया की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपेयर करे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की कितनी फंडिंग आ रही है और किन किन कॉर्पोरेट की जेब में कितने कितने बैड लोन के नाम पे पैसा जा रहा है, कितना पैसा उनको टैक्स रिबेट के नाम पे दिया जा रहा है, कितना पैसा उनको फ्री जमीनें बांट के फ्री जमीनें अलॉट करके दिया जा रहा है। उनको अगर आप देखेंगे तो वो इतना बड़ा अमाउंट है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और उसके बदले में अगर आप देखेंगे कि जनता को क्या दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से अगर मैं पॉलिसी को जितना नजर में रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि जनता को गरीब रखने की साजिश है। हेल्थ एजुकेशन उनको ना देके, उनको बेसिक फैसिलिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना देके, ताकि वो गरीब रहें और उनको भेड़ों पे राज करना आसान हो जाए। लगभग ये पॉलिसी सरकारों ने अपना रखी है। अभी जो उनको जिंदा रहने लायक जो भी उनको मिल रहा है जनता को, उसको भी छीनने के लिए उन्होंने फ्री बीज का नाम दे दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एलपीजी के ऊपर 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था हमें, आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है। मुझे कल सब्सिडी आई है एलपीजी की 8 रुपया 72 पैसे। बिल्कुल ये, हाँ विनोद जी माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। हाँ बिल्कुल, इस स्थिति से इस स्थिति से ना हम सब वाकिफ हैं कि क्या अब कितना क्या बदलाव आ चुका है और अभी फिलहाल किस सिचुएशन से एक मिडिलमैन और गरीब तबके को जो है वो गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं एक आप दोनों से टेक एक मिनट का जरूर लेना चाहूंगी कि देखिए ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर लोक कल्याणकारी वादों के आधार पर ये जो नेता है कमिटमेंट नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या किस तरीके की कमिटमेंट्स होंगी? क्या भावनात्मक मुद्दों पर होंगी? क्योंकि ये कमिटमेंट ही तो है ना जो उन्हें सत्ता तक ले आती हैं। जी, आप
भावनाओं की बात छोड़िए, सिंपल पॉलिसी और डेटा को ले लीजिए। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन को बर्बाद होते मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में जहाँ पे 25 टीचर होने चाहिए, वहां पे मात्र 4 टीचर हैं और वो भी रिटायर होके जा रहे हैं और नया भर्ती होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ में हेल्थ एजुकेशन में जो पैसा कम किया जा रहा है वो एक सबको जग जाहिर है। एक मैं और सिंपल एग्जांपल दूं कि चंडीगढ़ का जो बिजली बोर्ड था वो प्रॉफिट में चल रहा था, फिर भी उसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। तो असल में क्या हो रहा है कि जो सिस्टमेटिक तरीके से वो सारी फैसिलिटी जनता से विड्रॉ की जा रही हैं, जो उनको आसानी से उनको गुड्स एंड सर्विसेज आराम से सरकार की तरफ से मिल रही थी, अभी उनको कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में इस तरीके से सौंप के छोड़ा जा रहा है ताकि वो ना जिंदा रहने लायक रहेंगे ना मरने लायक रहेंगे। 90% इंडियन की जो सैलरी है वो 25,000 से कम है और हर रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कैसे सस्टेन करेगा। और जिस तरीके से हेल्थ एजुकेशन और बाकी सब चीजों की बात हो रही है, जैसे फ्रीबीज के नाम पे बोल रहे हैं लड़कियों को साइकिल बांटी जा रही है, अच्छी बात है, लड़कियों को एम्पावर किया जा रहा है ना इस तरीके से, लेकिन उनको बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने सिस्टमेटिक तरीके से उनको गरीब रखा है, उनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही। जो प्रोफेसर कुलविंदर जी बोल रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाइए उनको। एक लास्ट पॉइंट में फार्मर के बारे में रखना चाहूंगा सर, थोड़ा जल्दी, क्योंकि अब प्रोग्राम का टाइम रैप अप हो गया। के बारे में प्रचार किया जा रहा है कि उनको फ्री में ये दिया, फ्री में वो दिया। असल में फार्म अरबों करोड़ का सब्सिडी सरकारों को और लोगों को दे रहे हैं क्योंकि उनके फसलों के सही दाम नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हालांकि एक बहुत अभी सवाल इस पर जो जायज भी थे, लेकिन हम जरूर इसे कंटिन्यूशन प्रोग्राम में रखेंगे और इस पर जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही रैप अप हम ये करेंगे कि कोई राजनीतिक दल चुनावी प्रलोभन का विरोध करेगा तो कैसे करेगा, ये काफी दिलचस्प रहेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।